जानते हैं वो लोगों के सामने रखें, और बाकी अहले इल्म हजरात, तलबा और उलमा जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो इसको मज़ीद अपने दीनी और दुनियावी कामों के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो आमीन मैं आमीन। एडमिन से गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे, ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। जी इंशाल्लाह, मौलवी रेहान दीजिए भाई। अच्छा, कमेंट्स भी आ रहे हैं, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, कमेंट शायद बंद रखे गए हैं। कमेंट्स खोल दें, असल में बाज दफा क्या होता है कमेंट्स से, मतलब कमेंट्स वैसे जरूरी भी है, बाज मर्तबा जरूरत पड़ती है उसकी, लेकिन कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है, इसलिए हमने शुरू में कहा कि भाई बंद कर दें। उससे उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप समझाएंगे तो कमेंट्स की जरूरत होगी। बोले रेहान जरा उसको ओपन कर दें ताकि जी। सहूलत रहे। और तमाम साथियों से एक गुजारिश ये भी है कि फजूल कमेंट ना करें। जो पूछा जाए वो सिर्फ इसलिए कि बाज मरतबा ऐसा होता है, कोई लेट के सुन रहा है, कोई आराम में है, कोई किसी से बात भी दौरान में कर रहा है, तो लोगों का ध्यान मरकूज रखने के लिए कभी कभी कुछ पूछना भी पड़ता है बीच में। इसलिए कमेंट की जी जरूरत है। रही बात सवालात की, तो सेशन के एंड में सवालात का मुस्तकिल मौका दिया जाएगा। तो जो जूम इंशाल्लाह। में Q&A का जो सेक्शन होता है, जो सवाल जवाब का मुस्तकिल एक सेशन है, तो आपके सवालात कमेंट में न पूछ के मुस्तकिल उसके लिए जो जगह बनाई गई है वहीं पे पोस्ट करें, ताकि एडमिन्स के लिए भी सहूलत हो सवालात लेने में। जी सही कहा आप, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। बोले रेहान जरा उनको परमिशन दीजिए ना। अच्छा, मुझे कमेंट्स तो नजर आ रहे हैं, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन अभी तक नहीं आया। जो साथी जुड़ चुके हैं, आप सिर्फ अपने शहर का नाम लिखे, आप किस शहर से हैं, ताकि एक अंदाजा हो कि कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। तब तक वो स्क्रीन शेयर करने का मुझे एक्सेस दे देंगे। जी, आ गया मेरे पास। सिर्फ अपने माशाल्लाह शहर का नाम लिखें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत खूब तकरीबन बहुत खूब। अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के तकरीबन हर दिशा से, हर जिहत से लोग शरीक हुए। बेंगलोर है, अल्लाह सोलापुर कबूल है फरमाए। माशाल्लाह, भुसावल है, दिल्ली है माशाल्लाह, हैदराबाद कर्नाटक, शहर पटना माशाल्लाह, भागलपुर उत्तर प्रदेश, बिहार गोधरा मुंबई माशाल्लाह, कर्नाटका मुंबई, बेंगलोर हैदराबाद भोपाल, सूरत बेंगलोर, लखनऊ पालनपुर सूरत जी जी। तमिलनाडु संत कबीर नगर माशाल्लाह। जजाक अल्लाह, बहुत जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। जजाकल्लाह उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह, मेरी एक्टिव स्क्रीन। है उनेश भाई, एक्टिव है माशाल्लाह, है जी जी जी, ना? माशाल्लाह। हमारी ऑडियंस माशाल्लाह एक्टिव है। जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल मैं फरमाए। समझता हूँ बहुत गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। अगर ये आ रही जी है जी। तो यस लिख के भेजिए कमेंट में, तो हम समझ जाएंगे आपको स्क्रीन नजर आ रही है। माशाल्लाह, जी। यस यस। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। तो वेरी गुड। बिला किसी ताखीर के हम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमाए किराम और दीगर अहबाब जो कि हमारे साथ अभी शरीक हैं, आज की इस सेशन का उन्वान है सोशल मीडिया। प्राइमरी टॉपिक यही है जिसके हम तारुफ पे बात करेंगे, और तारुफ थोड़ा तफसीली होगा। मुस्बित और तामीरी इस्तेमाल का जो तरीक़ा कार है, वो चूंकि तारुफ इतना तफसीली है, जिसमें अपने आप बैठ जाएगी कि सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। और मुस्बित और तामीरी ये आपके इख्तियार में है। सोशल मीडिया अपने आप में ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने हम सबको हाथ दिया है, चोर उसी हाथ का चोरी के लिए इस्तेमाल करता है, और एक नेक मुसलमान उसी हाथ से सदका देकर नेकी के लिए इस्तेमाल करता है। बहरहाल ये अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है। अच्छा आदमी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है तो सोशल मीडिया अच्छा हो जाता है। बुरा आदमी बुरे काम के लिए इस्तेमाल करता है तो सोशल मीडिया बुरा हो जाता है। तो आगे चलेंगे इस सिलसिले में। मैं चंद गुजारिशात आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूँ।
आज से चंद सालों पहले हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुम हमारे शहर सूरत में तशरीफ लाए थे। इनका वर्कशॉप था तिजारती मसाइल पे। उस सफर ही के दौरान गालिबन उन्होंने एक अलग प्रोग्राम में एक बहुत अहम नुक्ता मीडिया को लेकर रखा था सामने। तो सबसे पहले हमें ये, वो मैं आप हजरात के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मीडिया क्या है। मीडिया, अगर हम गूगल में लिखेंगे मीडिया का क्या माना है, तो ये तारीफ आपको नजर आएगी कि टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर को जरिया बनाकर लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, अपना पैगाम पहुंचाना, अपनी बात पहुंचाना, ये मतलब होता है मीडिया का, जिसे हम जरिया इब्लाग या जराए इब्लाग भी कहते हैं, कि हमारी बात पहुंचाने का मीडियम होता है और उसी को मीडिया कहा जाता है। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की बात इसी से मुताल्लिक है। हजरत ने फरमाया कि ये हर जमाने में अलग अलग होता है। मुझे शेयर कर। मिसाल के तौर पे, कोई कुछ बोल रहा था, खैर, मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान की तरफ से एक चैलेंज दिया गया कि अगर कुफ्फार का ये दावा है कि ये कुरान करीम जो है वो किसी का लिखा हुआ है और खुदा की तरफ से नहीं है, तो कुरान का चैलेंज है कि इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। हम सब इससे वाकिफ है, इल्म से ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह, तकरीबन उलमा ही जुड़े हैं, तो इसकी तफसील में ना जाते हुए सिर्फ जो चैलेंज है कुरान का, इसलिए कि वो जमाना था अशार का, वो जमाना था लुगत का, वो जमाना था लिटरेचर का, जिसमें एक शेर अगर कोई अपनी बात किसी इलाके में फैलाना चाहता था, तो लोग शायरों से और जो शुअरा थे उनसे कांटेक्ट करते थे और अपनी बात को उन शेर में पिरोकर उसको राइज करते थे, और वो आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाता था, साथ साथ उनका मैसेज और पैगाम भी पहुंच जाता था। तो ये भी किसी जमाने में एक जरिया हुआ करता था। कुरान का चैलेंज भी इसीलिए था कि चूंकि वो उरूज पे था, अशार का सिलसिला जो है अरब में उरूज पे था, तो कुरान ने उन माहिरीन को एक चैलेंज दिया कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि ये मखलूक का कलाम है, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। दूसरा एक जरिया था उस जमाने में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, वो ये था कि कोहे सफा, हम सब वाकिफ हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में एक पहाड़ है, चट्टान है, जिसको हम कोहे सफा कहते हैं। उसके ऊपर लोग चढ़ जाते थे। अब वो चूंकि एक ऊंचाई पर पहुंच जाते थे चढ़ने की वजह से, तो लोग जो है कोहे सफा के गिर्द जमा हो जाते थे, और उस बंदे को जो अपनी बात पहुंचानी होती थी, मतलब कोई भी वहां पे चढ़ा हुआ नजर आया तो ये समझ लिया जाता था कि भाई ये कुछ कहना चाहता है, तो लोग जमा हो जाते थे। लोग जमा होते थे और फिर वो अपनी बात लोगों के सामने पेश कर देता था, जो भी उसे कहना होता, जो भी शख्स उसके ऊपर चढ़ा था। अलबत्ता उसके अंदर चंद बुराइयां भी थी। वो ये कि अपनी बात की अहमियत को जतलाने के लिए, अपनी बात, मेरी बात बहुत अहम है ये बताने के लिए कुछ खराबियां भी थी। मसलन ये कि कोई शख्स खाक ले जाके अपने सर पे डालता था, कि अगर वो चट्टान पे चढ़ा और चंद लोग जमा हुए तो वो खाक अपने सर पे डालता था, ये अलामत होती थी कि और ज्यादा आओ, बहुत अहम बात है, तो और अहम लोग आते थे। और कुछ बुराइयां ऐसी भी थी कि बाज लोग अपनी बात की अहमियत बताने के लिए, जतलाने के लिए मुकम्मल बरहना हो जाते थे, कि भाई इतनी अहम बात है, मैं यहाँ पे इशारा कर रहा हूं कि और ज्यादा अहम बात है, आप आ जाओ, मेरी बात को सुनो, और ये जो मैं बात बताना चाहता हूँ आप सुनो इसको, और मेरा पैगाम आप रिसीव करो, कंज्यूम करो, जिसे आज की जुबान में हम कहेंगे मेरे कंटेंट को कंज्यूम करो। अब ये जो जरिया था अपने पैगाम को पहुंचाने का, कोहे सफा, उस जमाने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस, आज की जबान में कहेंगे तो इस मीडिया का, क्योंकि उसी जमान में वही मीडियम था, वही एक जरिया था, उस मीडियम का इस्तेमाल किया, उस मीडियम का इस्तेमाल किया। अलबत्ता उसमें जो बुराइयां थी, मसलन सर पे खाक डालना और बरहना हो जाना, उसकी उसको छोड़ते हुए, उसकी बुराइयों से, उनकी बुराइयों को साइड पे हटाकर उसका मुस्बित पहलू, मुस्बित अंदाज में इस्तेमाल किया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता की गई और आपको ऐलान करना था, ऐलान नबूवत करना था, तो आप जो है कोहे सफा पे
चढ़े और लोगों को जमा किया और अपने पैगाम तौहीद को लोगों तक पहुंचाया। तो ये इस्तिदलाल था हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का, जो मैं आप हजरात के सामने नकल कर रहा हूँ। खुलासा ये है कि हर जमाने में ये मीडियम अलग अलग होते हैं। इसी तरह अशार में चला, हर इलाके के अंदर अलग अलग चीजें राइज थी, लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके अंदर इर्तिका हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ये जो तरीका है अपने आप में इसके अंदर तब्दीलियां आई, यहाँ ये कि यहाँ तक के कि बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसकी मिसाल हम देखेंगे कि मीडिया यानी ये जो जराए इब्लाग है इसकी तारीख और इर्तिका कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि पहले तो जबानी रिवायात जो है हिफ्ज की जाती थी। कुरान को भी जबानी हिफ्ज किया गया, बाद में उसको जो है लुग़त कुरैश पर जमा किया गया हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में। लेकिन वो मखतूतात की शक्ल में थे, चाहे कुरान हो चाहे रिवायात हो। सहाबा किराम से भी जो रिवायतें लिखना और मुसहफ जो भी उनके साबित होते हैं कि वो लिखते थे, तो वो हाथ से लिखे जाते थे। उस जमाने में कोई चीज प्रिंट करने की या प्रेस या जिसे हम मतबूआत कहते हैं आज, इसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं थी उस जमाने में। तो फिर जो है वो दौर आया मखतूतात का। अब होता क्या था, शागिर्द अपने उस्ताद के नुस्खे में से देखकर अपना एक नुस्खा रेडी कर लेता था और इसी तरह से वो अपने शागिर्दों तक अपने नुस्खे के जरिए उसकी तशहीर करता था, इश्तिहार होता था। इसी तरह जो है तवातुर के साथ, इसको कह लीजिए तहरीरी तवातुर के साथ चीजें आगे चली, जबानी तवातुर के साथ चली, इल्मी अमली तवातुर के साथ चली। फिर जमाना आया प्रिंटिंग प्रेस का, हम सब इससे वाकिफ हैं। उसके बाद किताबें शाये होने लगी, कुरान मजीद शाये होने लगे, और आज एक किताबों का बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास है। आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाएं और गौर करें तो आपको पता चले कि एक जो जिल्द हमारे सामने आती है 2000 1500 1000 सफ़े की, उसको हाथ से लिखना कितना मुश्किल होता होगा उस जमाने में। प्रिंटिंग प्रेस की इजाज के बाद जो है खबरों के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल राइज हुआ माशरे में, जो कि अभी तक जारी है। जिसके अंदर लोग किताबें तो लिखते ही थे, मैगजीन्स निकलने लगी, मजल्लात निकलने लगे, महीने में एक मरतबा, 3 महीने में एक मरतबा रोजनामे निकलने लगे, अखबार, हम सब इससे वाकिफ है, इसकी तफसील में नहीं जाता। इसके बाद जो है जमाना आया इंटरनेट का। अब जब इंटरनेट का जमाना आया तो जो इसका जनरेशन 1 था इंटरनेट का, उसके अंदर सोशल मीडिया नहीं था। मतलब आप देखें 1992 से लेकर तकरीबन 2000 तक अगर आप देखें तो आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नजर नहीं आएगा। हाँ, आपको चैट प्लेटफॉर्म नजर आएंगे, जैसा कि आज हमारे पास व्हाट्सएप है, लेकिन आज तो चूंकि मोबाइल में चल रहा है, लेकिन उस जमाने में चैट के प्लेटफॉर्म सिर्फ कंप्यूटर में चला करते थे। याहू मैसेंजर का और चैट रूम्स का जमाना हुआ करता था। तो इस तरह के चीजें थी। और इसी दौरान ईमेल भी वजूद में आया। अब ईमेल जो आमतौर पे हम डाक भेजते थे, उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, उसी का डिजिटल वर्जन है, और कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे उसी इंटरनेट में डेवलप हुआ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया ये इसके बहुत तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे चैट प्लेटफॉर्म्स हो गया, व्हाट्सएप हमारे सामने मिसाल है, टेलीग्राम मिसाल है, फेसबुक का मैसेंजर जो है वो इसकी मिसाल है, वी चैट जो है चाइना का एक ऐप है वो इसकी मिसाल है। इसी तरह बहुत सारे आपको चैट प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ चैट प्लेटफॉर्म्स तक महदूद नहीं है। तो सोशल मीडिया की तारीफ क्या है, सोशल मीडिया किसको कहते हैं, सोशल मीडिया क्या है, ये अगर हम इसकी तारीफ अगर सर्च करते हैं तो the means of interactions among people in which they create, share or exchange information and ideas in virtual communities and networks। तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए जिसमें आपस में इंटरेक्ट करने का लोगों के दरमियान, और अपनी बात, अपने कंटेंट को क्रिएट करना। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्रिएट का जो ऑप्शन है, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर रखना है तो हम मादी दुनिया की चीज नहीं रख सकते। भाई मेरे पास ये ईयरफोन है, मेरे को इसको सोशल मीडिया पर डालना है तो मैं मोबाइल में नहीं डाल सकता, नहीं, मुझे इसका तारुफ में डाल सकता हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ। मसलन मैंने इसका तारुफ लिख दिया कि ये ईयरफोन मैंने इतने रुपए की फलां जगह से खरीदी, तो अब ये इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंची। दूसरा, उसमें मैंने अपना रिव्यू ऐड किया कि मैंने इसको 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आवाज भी अच्छा है और इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरा रिव्यू हो गया, मैंने इसी बात को वीडियो में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया। खुलासा ये है कि हम सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन ही डाल सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं एक आपके सामने जो है अपनी बात रख रहा हूं,
और आपका जो है फीडबैक जो कमेंट के जरिए ले रहा हूं, मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं, तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। मैंने कोई सवाल पूछा, आपने कमेंट के अंदर जवाब दिया। तो वर्चुअल कम्युनिटीज बन गई है। इसके बहुत सारे जुजियात भी है जिसको मैं भी स्किप करूंगा। वो ये कि इसका एक बहुत बड़ा असर मुआशरे पे ये पड़ा कि हम ख्याल लोगों का मादी दुनिया से हटकर डिजिटल दुनिया में एक जगह पे जमा होना बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया ने इसमें किरदार अदा किया। जिस तरह के अभी हम एक लाइक माइंडेड लोग, यानी हम ख्याल लोग एक जगह पे जमा हैं इस वक्त ऑनलाइन, बगैर रूबरू आमने सामने आए, सब अलग अलग लोकेशन से, हमने अभी लोकेशन भी पूछा था, लेकिन हम इस जगह पे जमा हैं एक मकसद को लेकर के, हमें सोशल मीडिया को समझना है। तो ये जो कम्युनिटी बनी है, ये नेटवर्क्स बनी है, इसी तरह की कम्युनिटीज व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में बनती है, फेसबुक ग्रुप की शक्ल में बनती है, ट्विटर पर कम्युनिटीज की शक्ल में बनती है, यूट्यूब चैनल पर भी अब कम्युनिटीज का ऑप्शन आ गया है। तो हम ख्याल लोग जब मिलते हैं तो फिर अपनी फील्ड में बहुत बेहतर वो काम कर पाते हैं, या एक दूसरे के तबादले ख्याल से खूब इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो ये सोशल मीडिया है। अब रही बात यह कि सोशल मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म्स है, किन किन तरह के प्लेटफॉर्म्स है। अब वैसे अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के बहुत प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 20-25 मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे। लेकिन आमतौर पे जो अवाम में ज्यादा राइज है उसमें से है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये टिकटॉक है, और ये जो है स्नैपचैट है। टिकटॉक चूंकि अभी हमारे यहाँ इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन तकरीबन सारे हजरत वाकिफ होंगे वो क्या है। जो यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स वीडियो आती है वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती है वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। अब सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी खुसूसियात है। मिसाल के तौर पे फेसबुक पे आपको यहाँ पे एक मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत अवाम जो पाई जाती है, उनकी उम्र 25 से 34 पाई जाती है। ठीक है, अवाम। अब इसके ऊपर आप किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, इस पे आप फोटो डाल सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, मजमून लिख सकते हैं, लाइव वीडियो कर सकते हैं आप। स्ट्रेटेजीज आपकी लोकल मार्केटिंग हो सकती है, एडवर्टाइजिंग हो सकती है, और ये दूसरी टेक्निकल चीजें हैं मार्केटिंग की लाइन से, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इसी पर रहूंगा कि खुलासा ये है कि हर प्लेटफॉर्म पे रहने वाला तबका अलग है। यूट्यूब पे आपको हर एज के लोग मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इस पे बच्चे भी चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं, बूढ़े भी चलाते हैं। तो ये इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। ऑडियंस पे तफसीली गुफ्तगू हम आगे करेंगे। रही बात ये कि सोशल मीडिया पे कंटेंट जो हम बनाते हैं वो किस तरह का कंटेंट होता है। एक शख्स सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहता है, लाइव होना चाहता है, तो उसको किस किस तरह का कंटेंट बनता है। तो सबसे पहले तो ब्लॉग जो है, वैसे इसको सोशल मीडिया ही में शुमार किया जाता है, लेकिन आमतौर पे लोग इसको वेबसाइट भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर आप कोई मजमून लिखते हैं, कोई मकाला लिखते हैं, किसी उन्वान के ऊपर आपने कोई आर्टिकल लिखा, तो आप एक अपना ब्लॉग बना लें और उसके ऊपर उस आर्टिकल को पोस्ट करें। अब वो आर्टिकल जो है आपके ब्लॉग पे हमेशा महफूज रहेगा। इसकी एक मैं मिसाल दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक ब्लॉग है अहादीस मशहूरा की तहकीक, जो कि शेख तलहा बिलाल मनियार का ब्लॉग है। इस पे लोग उनसे सवाल करते हैं हदीस की तहकीक के ऊपर, और वो अपनी चूंकि माहिर है वो इस सिलसिले में, उसूल हदीस के और हदीस की तहकीक पर, वो उसके ऊपर अपना आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कोई भी एक आर्टिकल खोल रहा हूँ, तो वो पूरा आर्टिकल हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये आर्टिकल ओपन किया है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यबन वस्तअमिलनी सालिहा की तहकीक। अब ये देखें पूरी तहकीक यहाँ पे है, इन्होंने अपनी डेट के साथ लिए। अब इतने सालों में इतने जितने भी मज़ामीन इन्होंने लिखे हैं वो ऑनलाइन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे महफूज है। अगर उनसे कोई सेम सवाल दोबारा करता है तो वो इस आर्टिकल की लिंक दे सकते हैं, यहाँ से आप आर्टिकल कॉपी कर सकते हो, इसको व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, तो इफादियत इसकी बढ़ जाती है। बमुकाबला इसके कि आप इसकी एक पीडीएफ बनाते और व्हाट्सएप पे डाल देते, तो क्या होता भाई, जो लोग इस्तेफादा वक्ती तौर पे उठा लेते हैं। अगर मान लो किसी ने पढ़ भी लिया मजमून पूरा और समझ भी लिया, तो भी पूरा का पूरा याद तो नहीं रहता। जरूरत के जब वो तलाश करता तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ ना मिलती, किसी को देनी होती दे ना पाता, बहुत सारी रुकावटें हैं जिसकी वजह से इफादियत कम हो जाती है। जबकि ये अगर आर्टिकल है, इन्होंने यहाँ लिखा है, अब मैं ये इतना हिस्सा लिख के अगर गूगल में सर्च भी करूंगा तो गालिब गुमान ये है कि आर्टिकल आ जाना चाहिए। देखें,
ये पहले नंबर पे आर्टिकल आ गया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यबा वस्तअमिलनी सालिहा, 14 अगस्त 2020 को पोस्ट हुआ है, और मैं गूगल के जरिए इस आर्टिकल पे पहुंच गया। तो बहुत सारे लोग जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जिन तक आप पहुंचाने की ताकत नहीं रखते, आप बराह रास्त उनसे कांटेक्ट में नहीं है, अब वो बंदा गूगल पे आके सर्च कर रहा है, लेकिन आपके मजमून से इस्तेफादा हासिल कर पाएगा। तो इस मजमून, इसको कहते हैं ब्लॉग, इसको कहा जाता है ब्लॉग। और ब्लॉग आर्टिकल्स के जरिए आप अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आती है वीडियोस। आपने एक उन्वान तय किया, उसके ऊपर आपने एक वीडियो बनाई, उसको फेसबुक पे डाली, उसको यूट्यूब पे डाली, ट्विटर पे डाली, ठीक है। पॉडकास्ट एक ऐसी चीज है, वैसे तो पॉडकास्ट इब्तिदान मोनोलॉग का नाम था, लेकिन आजकल जो यूट्यूब पर आई जो है वो आमने सामने बैठकर इंटरव्यू है। लेकिन अगर आप ऑडियो पैगाम देना चाहते हैं तो ये भी पॉडकास्ट के मुस्तकिल प्लेटफॉर्म है, जैसा आपको नजर आएंगे स्पॉटिफाई है, और इसी तरह जो है podcast.fm है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आएंगे। अब ये जो कंटेंट की किस्में हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में होती है जो आप, ये भी आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, लेकिन ये जो है टॉप 8 हाई परफॉर्मिंग टाइप्स ऑफ कंटेंट है। यानी ये वो 8 किस्में हैं जिसका सबसे ज्यादा फायदा आज अवाम के अंदर होता है इन तरह के कंटेंट बनाने से। इसमें एक इंफोग्राफिक्स भी है। इंफोग्राफिक्स दो लफ्जों का मजमुआ है, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा ग्राफिक्स। इंफॉर्मेशन यानी मालूमात, और ग्राफिक्स यानी डिजाइन। अब ये देखें, खुद ये जो पोस्टर अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, खुद ये एक बेहतरीन मिसाल है इन्फोग्राफिक की, कि इसमें एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है, लेकिन अच्छे से उसकी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की गई है, जिसकी वजह से पढ़ने में, समझने में आसानी होती है, बंदे के सामने पूरा होता है और एक लंबी तहरीर पढ़नी नहीं पड़ती। अगर यही बातें कि 8 तरह का कंटेंट होता है और उसके नाम ये है, अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट की शक्ल में लिखा होता यहाँ पे, और ये डिजाइनिंग जो है अलग अलग कलर के आइकन्स वगैरह आपके सामने ना होते, तो ये इतना आसान और इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, बल्कि बाज लोगों के लिए, चूंकि अटेंशन स्पैन अब बहुत कम हो चुका है, बहुत लोगों के लिए बोरिंग भी होता, ठीक है। तो ये इंफोग्राफिक्स भी एक ऐसे जरिया है जो बहुत ज्यादा शेयर होता है। तो इसके ऊपर मुस्तकिल दो चीजों को जमा किया जाता है, एक इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट भी बहुत चलता है। एक और कंटेंट है इंटरैक्टिव कंटेंट, जिसमें किसी ने सवाल पूछा, आप ट्विटर पे देखेंगे जिसका आप नाम जो है वो चेंज होके एक्स हो गया है, एक्स प्लेटफॉर्म जो है, उस पर आप देखेंगे लोग सवाल पूछते हैं और 2-3 ऑप्शन देते हैं। तो लोगों को एक ये एहसास होता है कि हमसे हमारी राय पूछी जा रही है, तो लोग एक्टिव होते हैं और पोस्ट को ध्यान से पढ़ते हैं कि मुझे कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक पोल हो रही है, क्विज हो रही है, या कोई कॉन्टेस्ट हो रही है जिसके अंदर हिस्सा लेना है। तो इससे भी लोगों का जो है वो अट्रैक्शन हमारी तरफ होता है, हमारे कंटेंट की तरफ लोगों की तवज्जो मरकूज होती है हमारी तरफ, और अपना पैगाम हम अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बच्चों के अंदर सीरत की क्विज कॉन्टेस्ट रख दी, उसमें आपने उसको सीरत का एक छोटा सा रिसाला दे दिया निसाब के तौर पे, कि भाई इस रिसाले की बुनियाद पर जो है वो क्विज कॉन्टेस्ट होगी। तो अब जो है वो बच्चे उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उस सीरत की किताब को पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके अहम अहम जो हिस्से हैं, जुज़इयात है, जिसका सवाल बन सकता है, उसको याद भी रखेंगे पढ़ने के साथ साथ। बजाय इसके कि आप एक रिसाला शाये कर देते हैं, तो मान लो चाहे 20 सफ़े का ही होता, मुश्किल है कि कोई उसको पूरा पढ़ता, ठीक है। तो मान लो 100 लोगों तक अगर रिसाला पहुंचा और 2 लोगों ने पढ़ा, तो अगर आप क्विज के लिए दे रहे हैं तो 100 में से 40 से 50 लोग उसको पूरा पढ़ेंगे और ध्यान और तवज्जो से पढ़ेंगे। तो इस तरह का कंटेंट जो है वो काफी इंटरैक्टिव होता है, जिसमें आप सवाल जवाब कर रहे हो, क्विज कर रहे हो। इसके अलावा ई बुक्स आती है। अब आपने देखा होगा कि पीडीएफ किताबें सारी आ चुकी है, लेकिन ई बुक्स के मुस्तकिल प्लेटफॉर्म भी है, जैसा अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म है किंडल के नाम से, और वाइट पेपर्स है। वाइट पेपर्स असल में क्या होता है, किसी एक तहकीक की, किसी एक उन्वान को तय करके किसी एक टॉपिक पर मुस्तकिल तहकीकी मकाला लिखा जाए। वो आर्टिकल की तरह शॉर्ट नहीं होता, वो काफी तफसीली होता है। वाइट पेपर जो है वो, मिसाल के तौर पे वाजिबात नमाज, तो ये एक उन्वान है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वाजिबात नमाज पर वाइट पेपर लिखना चाहता है, तो अब वो सबसे पहले वाजिबात नमाज की फहरिस्त करेगा, फहरिस्त बनाएगा, उन फहरिस्त के अंदर एक एक वाजिब को लेकर वो अदिल्ले शरा में कहाँ से माखूज है उसके सबूत को जमा करेगा। फिर वाजिबात नमाज को लेकर जो अहकाम मुतय्यन किए गए हैं फिक़ह में,
कि भाई वाजिबात नमाज को लेकर क्या क्या अहकाम है। मसलन माशाल्लाह सब उलमा ही है, मैं इसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वो ये कि भाई वाजिब के छूटने पर क्या हुक्म है, जानबूझ के छोड़ने पर क्या हुक्म है, इस तरह की गलती पर क्या हुक्म है, ताखीर पर क्या हुक्म है, वो सारी चीजें जुजियात। तो अब वो सिर्फ एक मजमून तक महदूद नहीं है, बल्कि मजमुआ है तमाम मजामीन का जो कि वाजिबात नमाज के मुतालिक है। उसके अंदर एक एक जुजियात को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाया, किसी वजह से कोई एक आध मजमून छूट गया, वो हो सकता है, लेकिन मुसन्निफ ने जो लिख रहा है वाइट पेपर, उसकी पूरी कोशिश करता है कि मैं जो उन्वान ले रहा हूं उसकी तमाम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स के साथ साथ जुजियात सारी के सारी मैं उसकी तफसीलात उसमें कवर करूं। ठीक है, अब सोशल मीडिया का जो कंटेंट है ये मुस्तकिल एक टॉपिक है। हम अभी जो हमारा उन्वान है, ब्लॉगिंग एक मुस्तकिल टॉपिक है, इसके ऊपर मुस्तकिल वक्त दरकार है। आप यूट्यूब पर जाके ब्लॉगिंग सीखने के मुतालिक मुस्तकिल आप सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, मजामीन कैसे लिखे जाते हैं, किन किन तरह के मजामीन आते हैं। एक मिसाल मैंने रिव्यू की अभी दी। इसी तरह वीडियोस भी एक मुस्तकिल टॉपिक है, शॉर्ट वीडियोस कैसे बनती है, वीडियो शूट कैसे किया करना है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट कैसे करना है, पॉडकास्ट, ये सारी चीजें अपने आप में एक टॉपिक है। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट पर है। इसके बाद एक होता है ईमेल कंटेंट। मान लीजिए आपके पास 1,000 लोगों के ईमेल्स हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, मुफ्ती साहब के पास जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तमाम लोगों के ईमेल है। अब ये ईमेल एक सरमाया है। हमारे पास 1,000 लोगों के ईमेल्स हैं, हम जब चाहें उन 1,000 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने आज इस उन्वान पे एक कोर्स हो रहा है, 2-3 महीने के बाद मुफ्ती साहब डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोर्स करना है मुस्तकिल एक किसी उन्वान पे, मकाला करना है या मुहाजरा करना है या वर्कशॉप करना है। तो वो चाहते हैं कि सिर्फ उलमा के लिए करें। तो अब ये जो इनके पास 1,000 उलमा की ईमेल्स हैं, उन तमाम को उस प्रोग्राम की इत्तला ईमेल के जरिए कह सकते हैं कि हम ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं, इसकी ये तारीख है, आपको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये तमाम किस्में हैं कंटेंट की। कंटेंट जो भी चीज हम डालते हैं, अगर मैंने कुछ लिखा, कुछ वीडियो डाली, कुछ इमेज डाला, कुछ फोटो डाला, इन सारी चीजों को कंटेंट कहते हैं। अब ये सारी किस्में थी जो कि कंटेंट की है। इनको क्रिएट करने का एक मुस्तकिल एक टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम मुख्तसर में कवर करेंगे आगे चल के। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते वक्त चाहे आप कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे आपने तय किया कि भाई मुझे वीडियो प्लेटफॉर्म यूज करना है और मुझे यूट्यूब पे काम करना है। अब चूंकि मैं वीडियो बना ही रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो फेसबुक भी वीडियो डालने का ऑप्शन देता है, तो मैं फेसबुक पे भी डालूंगा। ट्विटर भी वीडियो डालने का ऑप्शन देता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर आप प्रीमियम सब्सक्राइबर है तो आप कितनी भी बड़ी वीडियो डाल सकते हैं, और अगर आप फ्री यूजर है तो आप सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो डाल सकते हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने लिमिटेशंस है। मिसाल के तौर पे जितनी आपकी वीडियो मशहूर होने के चांसेस यूट्यूब पर है, उतने फेसबुक पर नहीं है। इल्ला ये कि आपका कंटेंट ऐसा हो कि हजारों लोग उसको शेयर करें, ठीक है, तब तक आपके चांसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब अब जब आप बना ही रहे यूट्यूब के लिए तो फेसबुक पर भी डालना चाहिए। इसको कहते हैं कंटेंट रीपर्पजिंग। आपने एक कंटेंट बनाया और उस एक कंटेंट को बनाया आपने यूट्यूब के लिए, लेकिन फेसबुक पर भी डाल दिया। तो इसके लिए कब कहाँ कैसा कंटेंट चलता है, उसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। एल्गोरिदम, इसको आप सर्च कर लें गूगल के अंदर, एल्गोरिदम क्या होता है। मतलब खुलासा ये कि पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है। एक साथ में आज 1,000 लोगों ने वीडियो अपलोड की, 1,00,000 लोगों ने 1,00,000 नई वीडियो आज यूट्यूब पे अपलोड की है। अब वो कौन सी वीडियो किसको दिखाना, कौन क्या सर्च कर रहा है, उसके रिजल्ट में उसको कौन सी वीडियो दिखाना, ये पूरा एक बहुत बड़ा मजमुई मैकेनिज्म इसको कह सकते हैं, मजमुई निजाम है जिसका नाम है एल्गोरिदम। उसको कहते हैं वो कैसे काम करता है। तो एल्गोरिदम को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए हम सिलेक्ट करते हैं यूट्यूब को। तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यूट्यूब काम कैसे करता है। यूट्यूब ने एक वेबसाइट बनाई और उसको पब्लिक के सामने लाइव कर दिया। अब दावत दी उसने क्रिएटर्स को, ये देखें क्रिएटर्स, क्रिएटर्स को क्या दावत दी कि आप जो है कोई भी अगर आप वीडियो इंटरनेट पे डालना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं, तो आपको आजादी, आप फ्री में डाल सकते हैं।
इसका पस मंजर आपको पता होना चाहिए कि 2007, 8 और 2006 से पहले अगर आपको कोई वीडियो इंटरनेट पे डालनी है और उसकी लिंक आप लोगों को देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुस्तकिल सर्वर खरीदना पड़ता था। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक मेमोरी होती है, मिसाल के तौर पे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो गई। ऐसा ही सर्वर, ऐसी ही एक हार्ड डिस्क होती है जो इंटरनेट से 24 घंटे जुड़ा हुआ होता है। अब मान लो कि आपने आपके कंप्यूटर में एक वीडियो रखी है, आपका कंप्यूटर भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अब आपने उसकी एक जो है उसका लोकल सर्वर बना के उसकी लिंक डाल दी, लेकिन जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और चालू है, पावर उससे कनेक्टेड है, तब तक ही इंटरनेट पे लोग उसको देख पाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप 24 घंटे अपना कंप्यूटर जारी रखें, कभी बिजली ना जाए, कभी इंटरनेट बंद ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो इसी इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सर्वर वजूद में आया कि सर्वर बनाए गए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे डेटा सेंटर, तो पूरी हार्ड डिस्क की पूरी अलमारियां बनी हुई होती है, जिसके अंदर आप स्पेस खरीद सकते हो कि मैं 5 GB का सर्वर लेना चाहता हूं। अब उस 5 GB में आप कोई भी 5 GB का डेटा रखें और 5 GB का डेटा, उसकी लिंक आप लोगों को दें, लोग डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये फैसिलिटी उस जमाने में होती थी। तो वो जो मैंने 5 GB खरीदी है, सर्वर खरीदा है, इसको हम होस्टिंग भी कहा जाता है। तो वो होस्टिंग और सर्वर के लिए मुझे किराया देना पड़ता है साल के 2,000, 5,000, 10,000। तो आप अगर अपनी वीडियो किसी तक पहुंचाना चाहते थे उस जमाने में, तो उसका बाकायदा किराया लगता था। तो किराया जब लगता था तो वो शख्स ही किराया देगा जिसको वाकई में कोई बिजनेस की जरूरत है, वाकई में कोई जरूरत है। तो इतना आम राइज नहीं था, इंटरनेट था लेकिन मोबाइल में भी इंटरनेट नहीं था इतना उस जमाने में। तो ये प्लेटफॉर्म, उस यूट्यूब के आने से पहले इस तरह का कोई फ्री प्लेटफॉर्म नहीं था। अब यूट्यूब ने आके क्या किया, लोगों को दावत दी कि आप यहाँ पे आके अपनी फ्री में वीडियोस डाल सकते हैं जिसको लोग देख सकते हैं। अब जब ये क्रिएटर आ गया, लोगों ने देखा यार ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे कोई खर्च भी नहीं है, लोगों ने अपनी वीडियोस डालना शुरू करी। कहाँ पे? यूट्यूब पे। अब जब लोगों ने डालना शुरू करी तो बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए फ्री में अवेलेबल हो गई वहां पे। तो लोगों ने देखा कि हाँ यार, यहाँ पे लोग आके वीडियोस डालते हैं, चलो हम भी देखते हैं लोगों ने क्या क्या डाला है। अब जब वीडियोस आ गई तो व्यूअर्स भी आ गए। अब व्यूअर्स जमा होना शुरू हो गए कि भाई लोग वीडियो देखने के लिए आने लगे। अब जहां पे लोग आ जाते हैं उसको आप पैसे, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने एक मेला लगाया, एक ग्राउंड है शहर के अंदर, बहुत बड़ा ग्राउंड किराए पे लिया। अब उस मेले की दावत आपने पूरे शहर में चला दी। अब आपको पता है कि जिस लेवल पे मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, इसकी तशहीर कर रहा हूँ, कम से कम 2-5 लाख लोग यहाँ पे आएंगे। अब जब लोग आने वाले हैं तो आप उस ग्राउंड के अंदर छोटे छोटे स्टॉल किराए पे दे सकते हैं कि देखो यहाँ पे मेला लग रहा है, इसमें आप अपना स्टॉल बेचो, स्टॉल लगाओ, अपना सामान बेचो, यहाँ पे इतने लाख लोग आते हैं। तो ये यूट्यूब ने बिल्कुल ये मेले वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको वीडियो के अंदर, ऑनलाइन दुनिया के अंदर अप्लाई कर दिया कि पहले तो लोगों को दावत दी वीडियोस डालो, जब वीडियोस देखने वाले आ गए तो अब एडवर्टाइजर्स, जो मिसाल के तौर पे मैं ईयरफोन जो है मैं ये बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि लोग ईयरफोन्स के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते हैं। तो अब मैं यूट्यूब के पास गया कि भाई ईयरफोन से मुतालिक जितनी भी आपकी वीडियोस है, उस वीडियो पर मैं अपनी ईयरफोन की एड चलाना चाहता हूं, वीडियो से पहले अपनी एड चलाना चाहता हूं। तो आप इसका जो भी चार्ज होता है ले लो, कम से कम 1 लाख आदमी को ये एड दिखा दो। उसका क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि कम से कम 1 लाख लोग देखेंगे, तो 1 लाख में से 1,000 लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मिसाल के तौर पे एक ईयरफोन पे अगर वो 50 रुपए कमा रहा है, तो 1,000 लोग अगर खरीदेंगे तो 50,000 रुपए उसका मुनाफा इस एड को दिखाने से उसका फायदा, ये उसका अपना फायदा है एडवर्टाइजर का। अब ये जो यूट्यूब इसको किस हिसाब से चार्ज करेगा, तो यूट्यूब उसको ये कहता है कि भाई अगर आप 1 लाख लोगों को दिखाना चाहते हैं तो हम आपको चार्ज करेंगे 10,000 रुपए, एक व्यू पे 10 पैसे, ठीक है। अब वो जो 10,000 रुपए वो यूट्यूब को दे रहा है, ये हो गई यूट्यूब की कमाई। यूट्यूब ने इस तरह से कमाया। अब यूट्यूब ने, हाँ, यूट्यूब ने ये जो उसको रेवेन्यू मिला, इसको और मजीद बढ़ावा देने के लिए ये तो कमाने लगा, ये चाहता तो इसी पर इक्तिफा कर सकता था यूट्यूब वाला कि भाई मैं कमा रहा हूं, ठीक है, लोगों को फ्री डालने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वीडियो किराया नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन वो ये चाहता है कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि ये क्रिएटर जो है ना और ज्यादा वीडियो बना के डाले। मतलब ये तो ठीक है ना भाई, कोई कहीं पहाड़ पे गया था, एक वीडियो बना ली, डाल दी, ठीक है भाई ये मैं फला पहाड़ पे गया था
और वहां की वीडियो है, इस तरह किसी ने एक डाल दी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है वो और ज्यादा वीडियोस बनाए। तो इस यूट्यूब ने क्या किया कि ये जो 10,000 रुपए एडवर्टाइजर इस यूट्यूब को दे रहा था, इसमें से 6,000 रुपए वो वीडियोस जिस पर एड दिखाई गई, वो जिस यूट्यूबर ने डाली है, उसको वो 60% देने लगा। और यूट्यूबर को उसने ऑप्शन दिया कि वो अपनी जो है वीडियो मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज कैसे करेंगे? मोनेटाइज ऐसे ही होगा कि आपकी वीडियो पर जो एड नजर आती है, वो उस एड से जो कमाई होगी उसमें से 60% जो है वो यूट्यूब आपको दे देगा। ठीक है। अब ये एक पूरी यूट्यूब की इकोनॉमी है, कैसे काम करता है। तो यहां से कमाई इसको मिलेगी। अब जब इसको कमाई मिली, इसने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इस पे और वीडियोस डालूंगा, इस पे तो कमाई मिलने लगी है। ठीक है। तो इब्तिदा में ऐसे कोई शराइत नहीं थे यूट्यूब के लिए, कोई भी बंदा पहले दिन से अपनी कमाई शुरू कर सकता था। फिर उसमें शराइत आ गए मोनेटाइजेशन के, ये वो सारी चीजें कि इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, इतने घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तो बहरहाल आज भी लोग नए यूट्यूबर जो है मार्केट में आ रहे हैं यूट्यूब पर, और माजी करीब में 1-2 साल के अंदर भी लोग आके मशहूर हुए हैं, और उनकी एक अपनी दुनिया है। ठीक है। तो अब ये एल्गोरिदम को समझने के लिए कि किसी एक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, वो समझने से पहले ये जरूरी होता है कि उस सोशल मीडिया का बिजनेस क्या है उसको समझना। अब जबकि आप उसका बिजनेस समझ गए, अब आपके लिए समझना आसान होगा कि यूट्यूब सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब वाला नेटवर्क काम कैसे करता है। तो उसूली तौर पे अगर आप देखें तो सोशल मीडिया क्या है, ये यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक लाइब्रेरी है वीडियो की, जैसा आप किताबों की लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर सारी किताबें जमा होती है, ये वीडियो लाइब्रेरी है जिसपे दुनिया भर की वीडियोस जमा है। लेकिन ये दूसरे सोशल मीडिया की तरह सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है यूट्यूब, ये अपने आप में एक सर्च इंजिन है। मिसाल के तौर पे, जैसा कि हम कोई चीज सर्च करते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर हम कोई चीज अगर सर्च करते हैं, इसी तरह यूट्यूब पर भी लोग सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सर्च किया सोशल मीडिया क्या है, तो हम गूगल पे भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। अब चूंकि ये एक सर्च इंजिन है, तो हम जब वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब वीडियो अपलोड करते वक्त हमें हमसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है कि जो वीडियो आपने डाला है इसमें क्या है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, इसका आरोप आप मुख्तसर लिखिए कि इस वीडियो में क्या क्या है। ठीक है। फिर मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 उन्वान पे वीडियोस बनाई है, मिसाल के तौर पे किसी की चैनल है, उसने नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन 5 उन्वान पे वीडियोस बनाई है अलग अलग जमानों में, तो आप यूट्यूब एक ऑप्शन देता है कि आप एक काम करो, एक प्लेलिस्ट बनाओ जिसमें सारी नमाज वाली वीडियोस जमा कर लो। तो अगर आपका कोई यूट्यूब का सब्सक्राइबर ऐसा है जो सिर्फ नमाज के मुतालिक वीडियो देखना चाहता है, तो वो आपके सिर्फ उसी प्लेलिस्ट में जाएगा। ठीक है। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा दूं। मिसाल के तौर पे देखें, ये चैनल है, चैनल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको नजर आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। ठीक है। अब प्लेलिस्ट के अंदर जितने इंटरव्यूज है वो इसमें मिलेंगे, किरात इसमें मिलेंगे, हज के मुतालिक वीडियोस इसमें मिलेंगे, खत्म नबूवत से मुतालिक इसमें मिलेंगे। ठीक है। शॉर्ट क्लिप्स इसमें मिलेगी, दुरूद और सलाम वगैरह ये वो। और जो लाइव प्रोग्राम्स किए हैं वो उसका एक अलग सेक्शन यहाँ पे लाइव में बन जाता है। जितने लाइव प्रोग्राम हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये इस तरह का एक सेक्शन हो गया। अब ये यूट्यूब ने अपने अंदर जो है एक चीज बना ली, उसको प्लेटफॉर्म को जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रखने के लिए। इसी तरह होता है हैशटैग। हैशटैग आपको जब वीडियो अपलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डालना होता है। मिसाल के तौर पे मैं नमाज से मुतालिक वीडियो अगर कोई डाल रहा हूं तो मैं डालूंगा हैशटैग नमाज, हैशटैग सलात। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूं, अब जितने भी वीडियो अपलोड करने वालों ने इस हैशटैग के साथ वीडियो अपलोड की है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। मैं नमाज, ठीक है, देखिए नमाज से मुतालिक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई है वो यहाँ पे इस हैशटैग के अंदर आ जाएगी। और ये हैशटैग की जो सिस्टम है, ये सिर्फ यूट्यूब तक महदूद भी नहीं है, ये फेसबुक पे भी काम करती है, ट्विटर पे भी काम करती है, और यूट्यूब पर भी काम करती है। ट्विटर पे तो यहाँ तक काम करती है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा यूट्यूब पे फेसबुक ट्विटर पे है, तो अभी इस वक्त आज इंडिया में कौन कौन से हैशटैग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, यूज हुए हैं। देखें, ये ट्रेन एक्सीडेंट के नाम से एक हैशटैग है, ये अभी आज की तारीख में इंडिया में 1370 पोस्ट में लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो भाई कोई तो वजह होगी कि 1300 लोग एक साथ में ये हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेन एक्सीडेंट
हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इसमें गया तो ये देखो भाई, झारखंड में एक बड़ा हादसा हो गया। तो तो अगर आप किसी उन्वान पे पोस्ट डाल रहे हैं तो उससे मुतालिक हैशटैग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पे आएगी। अब ये देखें, इट वाज अ स्कैम, ठीक है, ये एक इस्तेमाल हो रहा है। एक ये गाजा के अंदर जो भी अभी चल रहा है, उससे मुतालिक जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं जो वहां पे है, तो इसमें क्या होगा कि जो शख्स वहां है इस वक्त गाजा में, उसके लिए चाहे उसके फॉलोवर 1,000 हो, लेकिन वो ये हैशटैग इस्तेमाल करके जितने भी लोग इस उन्वान में इंटरेस्टेड है उन तक अपनी वीडियोस को पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पे देखें, स्टॉक मार्केट क्रैश, भाई शेयर मार्केट आज बहुत ज्यादा टूटा होगा, इसलिए ये हैशटैग इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इससे मुतालिक ये चीजें हैं। तो ये हैशटैग का जो मैकेनिज्म है, ये सिर्फ यूट्यूब तक महदूद नहीं है, बल्कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, पिंटरेस्ट पे भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन सारी चीजों का, अब दूसरा एल्गोरिदम, यूट्यूब का मकसद क्या है? यूट्यूब का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियोस अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, जी, तकरीबन 3-4 मिनट से स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा। जी, जज़ाकल्लाह, अब हो नजर गया। आ रही है? जी जी जी, हाँ। जजाकल्ला जजाकल्ला, एक सेकंड। तो खैर, मैं ये जी दिखा रहा था ट्विटर पे। ये देखें, जी ये जी। ट्विटर है। तो ये जो ट्रेन एक्सीडेंट का हैशटैग है, 1370 पोस्ट में यूज हुआ है आज इंडिया में। ठीक है, गाजा हॉलोकॉस्ट है। तो बात तो मैंने चूंकि कर दी है, सिर्फ एक बार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी इसलिए बता रहा हूं। अब देखें, अब ये कोई शख्स अगर गाजा में इस वक्त है और उसके फॉलोवर सिर्फ 1,000 है, लेकिन उसके अलावा भी मिसाल के तौर पे अगर हम कोई एक अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है, जो, ठीक है चलें, ये देखें 2 घंटे में तकरीबन 300 लोग ये वीडियो देख चुके हैं। तो खुलासा ये है कि ये हैशटैग की सिस्टम सबसे बेहतरीन अगर इसका कोई इस्तेमाल करता है तो वो ये ट्विटर इस्तेमाल करता है। अलबत्ता यूट्यूब में भी आपको ट्रेंडिंग सेक्शन मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ हैशटैग तक महदूद नहीं है, उसमें टाइटल और मुस्तकिल वीडियो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। और इसी तरह यूट्यूब पर देखें, मैंने नमाज का हैशटैग डाला है, तो ये हैशटैग का जो पूरी लाइब्रेरी है, अब ये हैशटैग कुल मिला के 1,65,000 चैनल्स की वीडियो में है। और जिन जिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये हैशटैग इस्तेमाल किया गया है, वो 8,75,000 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नमाज का हैशटैग इस्तेमाल हुआ है। तो हैशटैग भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है वीडियो को कैटेगराइज करने में, उन्वान के लिहाज से सेग्रीगेट करने में। अब बाज लोग इररेलेवेंट हैशटैग भी इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं ना, हर जगह पे कुछ लोग होते हैं जो काम खराब करने वाले, वैसे ही लोग हैं। मिसाल के तौर पे नमाज के मुतालिक वीडियो नहीं है, फिर भी नमाज का हैशटैग इस्तेमाल कर लिया, तो वो थोड़ी बहुत कुछ 2-4% ऐसी वीडियोस होगी। लेकिन असल मकसद, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हैशटैग का असल मकसद क्या होता है। तो देखो, यूट्यूब एक वीडियो लाइब्रेरी है, सर्च इंजन भी है, साथ में लोग सर्च भी करते हैं। तो हमें यूट्यूब को ये इंफॉर्मेशन देनी होगी कि हमारी वीडियो के अंदर क्या उन्वान है, उसके उसके मुतालिक हम टाइटल लगाएंगे, उसके मुतालिक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके मुतालिक प्लेलिस्ट में हम उसको ऐड करेंगे, उसके मुतालिक हैशटैग डालेंगे। दूसरा ये होता है वॉच हिस्ट्री। यूट्यूब जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, और हमने मिसाल के तौर पे आप देखें, नया मोबाइल जब खरीदा है, आप अपनी आईडी मत डालो उसके अंदर, गूगल आईडी, और आप किसी उन्वान पे सर्च करो, मिसाल के तौर पे मुफ्ती तारिक मसूद या मौलाना तारिक जमील या इस तरह कोई भी अगर आप सर्च करते हैं और आप 2-4 वीडियोस देख लेते हैं, तो आपने जो 2-4 वीडियोस देखी वो वॉच हिस्ट्री आपकी, कि आपने पिछली, तो इससे यूट्यूब एक अंदाजा लगाता है कि आपको कौन सी चैनल की वीडियो पसंद आई, किस टॉपिक की वीडियो पसंद आई। ठीक है, अब अगली बार जब आप यूट्यूब का ऐप अपने फोन में खोलेंगे, तो एक सेकंड जी, जब अपने फोन में यूट्यूब का ऐप खोलेंगे तो आपकी पिछली हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने यूट्यूब वाला वैसी ही वीडियोस लाने की कोशिश करेगा। अब मान लो, जब आपने ऊपर 10 वीडियो आपको बता रहा है, अब यूट्यूब वाला गौर करेगा कि इन 10 वीडियोस में से कौन कौन सी वीडियो पर आप क्लिक करते हैं, और क्लिक करके उसको कितना देखते हैं, 2 सेकंड में बंद करते हैं, 10 सेकंड में बंद करते हैं, या पूरी वीडियो देखते हैं या आधी वीडियो देखते हैं। इस पर से यूट्यूब पता लगाने की कोशिश करता है कि आपको कौन से टॉपिक में, कौन से शख्सियत में जिसकी आप वीडियो देखते हैं उसमें इंटरेस्ट है, आपने जो जो वीडियोस देखी है उनके टाइटल कैसे थे, वो कौन से उन्वान की वीडियोस थी। तो अगर आप मान लो कि स्कूल की पढ़ाई के मुतालिक वीडियो सर्च करते हैं, तो आपको यूट्यूब वाला अगली बार वही बताएगा। ठीक है,
रिकमेंडेड वीडियोस भी इसी के मुतालिक इसी को मद्देनजर रखते हुए यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा। जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे आपको दूसरी वीडियोस रिकमेंड कर रहा होता है यूट्यूब कि जिस उन्वान पे आप वीडियो देख रहे हैं उसी उन्वान पे ये भी वीडियोस हैं। फिर जब आप चैनल सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं तो आपने जो चैनल सब्सक्राइब किए उसकी वीडियोस को भी आप यूट्यूब मद्देनजर रखता है कि चूंकि इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल की वीडियोस भी बतानी है, लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है यूट्यूब प्रीमियम। अब यूट्यूब प्रीमियम ऐसी चीज है कि जब ये निजाम जो अभी हमने समझा एडवर्टाइज का, अब बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता कि भाई यार ये हर वीडियो में ऐड आ रही है। तो यूट्यूब क्या कहता है कि देखो भाई हम जो आपको वीडियोस फ्री में देखने दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में हम आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने देते हैं, इसका जो हजारों करोड़ों जीबी टीबी का डेटा वीडियो का जो हमारे सर्वर पे रखते हैं उसका मुस्तकिल हमें लाखों डॉलर का खर्चा है हर महीने। तो हमारा बिजनेस है, हमें पैसा भी कमाना है, तो आप जो एडवर्टाइज देखोगे उसी से तो हम पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं देखना, एड नहीं देखनी, तो आप क्या करो, यूट्यूब प्राइम के सब्सक्राइबर बन जाओ और यूट्यूब प्राइम के अंदर आपको हर महीने आप हमें 200-500 रुपए जो भी उसने कीमत फिक्स की है वो दे दो, हम आपको किसी वीडियो के अंदर ऐड नहीं दिखाएंगे। तो ये एक पूरा एल्गोरिदम है। अब ये जो है पूरा एल्गोरिदम, ये इस वक्त जो हमने अभी समझा, इस एल्गोरिदम को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी था कि वो पैसे कैसे कमाता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, और दूसरा ये कि उस सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो इन तमाम चीजों का मजमुआ है एल्गोरिदम। एक वीडियो लाइब्रेरी है जिसके साथ सर्च इंजन भी है, लोगों ने प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं, लोगों ने हैशटैग्स भी डाले हुए हैं, लोगों की वॉच हिस्ट्री भी यूट्यूब के पास है, कौन कौन सी रिकमेंडेड वीडियोस पे आप क्लिक कर रहे हैं उसका भी डेटा यूट्यूब के पास है, कौन सी चैनल को आपको सब्सक्राइब किया है उसका भी डेटा यूट्यूब के पास है। अब ये सारी चीजें मजमूई तौर पर काम करती है। अब आप ही की पसंद की वीडियोस आपको दिखाई जा रही है जब जब आप यूट्यूब खोल रहे हो। इसका फायदा यूट्यूब को ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके प्लेटफॉर्म पे गुजारो। अगर वो ज्यादा से ज्यादा आपके इंटरेस्ट वाली वीडियोस नहीं बताएगा तो आप थोड़ी देर में बोर होकर यूट्यूब से बाहर चले जाएंगे। अगर आप प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं रहेंगे तो आप ज्यादा वीडियोस नहीं देखेंगे, ज्यादा वीडियोस नहीं देखेंगे तो ज्यादा एड्स नहीं देखेंगे, ज्यादा एड्स नहीं देखेंगे तो यूट्यूब वाला ज्यादा पैसे नहीं कमाएगा। तो सब चीज का खुलासा ये है कि आपकी पसंदीदा आदमी की, आपकी पसंदीदा शख्सियत की, आपकी पसंदीदा उन्वान की वीडियोस आपके सामने लाना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है इस प्लेटफॉर्म पे गुजारे। इस पूरे मैकेनिज्म का नाम है एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये जो हमने समझा ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब का एल्गोरिदम था। हर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम की नौयत अपनी अलग है। ट्विटर की अलग है, फेसबुक की अलग है, पिंटरेस्ट की अलग है, और जो है वो इंस्टाग्राम की अलग है, टिकटॉक की अलग है, स्नैपचैट की अलग है। तो अभी हमें हर प्लेटफॉर्म की तफसील में तो नहीं जाना, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एल्गोरिदम एक सोशल मीडिया का क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर मैं सही हूं, आप समझ गए पूरी तरह से, तो मुझे एक यस लिखकर भेजें चैट में ताकि पता चले। अच्छा, चैट डिसेबल हो गई है, कोई मसला नहीं। अगर खोल सकते हैं तो खोल दें चैट, वरना ठीक है। यस लिखकर भेजें कि क्या आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया। जी जी, जजाकल्ला जजाकल्ला। ठीक है, तो खैर, जजाकल्ला जजाकल्ला। तो ये होता है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। ये जो अभी हमने समझा एल्गोरिदम, ये जब आप समझ लेते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से सोशल मीडिया पे काम कर पाएंगे। अब ये हर प्लेटफॉर्म का अलग होता है, लेकिन मैंने इस वक्त मिसाल के तौर पे सिर्फ यूट्यूब पेश किया है। मैं हर प्लेटफॉर्म की तफसील में नहीं जानना चाहता। आपको इसके मुतालिक कंटेंट यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आप सर्च करें फेसबुक एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ट्विटर कैसे काम करता है, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब का मैंने आपके सामने मुख्तसर पेश किया है, इसमें मजीद तफसीलात भी है जिसको मैंने छोड़ दिया है, जो अभी हमारा उन्वान नहीं है। अब जब आप काम करने का डिसाइड करते हैं कि मुझे सोशल मीडिया पे काम करना है, तो सबसे पहले आपको चुनना होगा कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है। भाई मुझे यूट्यूब पे फोकस करना है, ट्विटर पे करना है, फेसबुक पे करना है। अकाउंट तो आपका हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। अकाउंट, मिसाल के तौर पे आपकी कोई तंजीम है, या आपका कोई इदारा है, या आप खुद अपने नाम से सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं,
तो आपने अपनी यूट्यूब चैनल भी बनाई, फेसबुक पेज भी बनाया, ट्विटर हैंडल भी बनाया, जो है इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया, हर चीज बना लो, चाहे इस्तेमाल करो कि मत करो, लेकिन एक्टिव आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे फोकस करना चाहिए, आप सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म का चुनाव करेंगे, वो डिसाइड होगा कि 3 सवालात से। देखें यहाँ पे 3 सवाल है। हु इज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन है, आप किन लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि जिन लोगों तक आप पैगाम पहुंचाना चाहते हैं उन तक कहां और कैसे पहुंच सकते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि आपके मकासद क्या है, आपका मकसद क्या है, एंड गोल क्या है सोशल मीडिया के इस्तेमाल का। ये 3 सवाल आप अपने आप से करेंगे, चाहे तो उसके जवाब एक पेपर में लिखें। लेकिन ऑडियंस से क्या मुराद, ऑडियंस से ये मुराद है कि आप ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स जाने। मिसाल के तौर पे अगर कोई लोकल दारुल इफ्ता चल रही है तो वो अपने सिटी को टारगेट करेंगे। तो भाई आपकी सिटी के लोग, आप जिन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं वो कहाँ पे है, किस एज के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जो आपकी ऑडियंस है उनकी उम्र क्या है, मसलन 20 से 40, 25 से 35, क्या उम्र है उनकी, 50 से 60, 40 से 60, इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। फेसबुक पे देखें 1.3 बिलियन यूजर्स है, ठीक है, 1.3 अरब यूजर्स, इस पे 6 करोड़ लोग हैं, ट्विटर पे 6 मिलियन यूजर्स, नहीं ये 60 लाख यूजर नहीं 600 मिलियन है, सॉरी 600 मिलियन यूजर्स है, तो 6 बिलियन यूजर्स। पिंटरेस्ट पे इतनी है, यूट्यूब पे 1 बिलियन यूजर्स है, लिंक्डइन पे 600 मिलियन है, इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन है। ये कुछ अरसे पहले का है, अब और बढ़ गए होंगे, ठीक है। अब सबकी है ना एवरेज एजेस भी यहाँ पे लिखी हुई है। देखो फेसबुक पे आपको 25 से ऊपर वाले एज वाले तकरीबन मिलेंगे, जिसमें अक्सरियत 25 से 35 की होगी। ट्विटर पे आज के जमाने में आपको तमाम एज के लोग मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अक्सरियत 18 से 30 की है। पिंटरेस्ट पे, तो ये सारी चीजों को देखकर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अगर आप कम उम्र लोगों में काम करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बेस्ट है। मिसाल के तौर पे 13-14 से लेकर 25-26 की उम्र के लोग, तो ये आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा मिलेंगे। गूगल प्लस तो अब चूंकि बंद हो गया है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर तो हर तरह के एज के लोग हैं, और यूट्यूब किड्स भी अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इन सारी बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मिसाल के तौर पे आपने ये डिसाइड किया कि आपको यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव ज्यादा रहना है। अगर आपका प्रोफेशनल काम है, मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था मुफ्ती याहिया मोइन साहब का, जिनका यहाँ पे भी दर्स है, मुफ्ती इदरीस साहब ने भी उनको दावत दी है, मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था। अब उनका जो काम है वो बिजनेस की शरिया कंसल्टिंग प्रोवाइड करने का काम है, कि शरिया आपका बिजनेस शरीयत के मुताबिक है कि नहीं, उसकी वो ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट बना के देते हैं और उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अब उनका एक स्पेसिफिक काम है बिजनेस क्लास के लोगों के लिए, कॉर्पोरेट बिजनेसेस के लिए। तो वो मजमा मिलेगा आपको लिंक्डइन पे, वो मजमा आपको मिलेगा लिंक्डइन।